हेलो, माय नेम इज़ गणेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैफलेक्स। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं मार्क्स अगर आप लास्ट डे हैं, अगर आप लास्ट डे प्रिपरेशन कर रहे हैं जीआरई के लिए। तो लास्ट डे मतलब आपके पास मान लीजिए आपका 2 हफ्ते बचे हुए हैं आपको जीआरई एग्ज़ाम करने के लिए, लेकिन आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो आप क्या कर सकते हैं? ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो आप इसे फॉलो कर सकते हैं और अपना मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप अपना जीआरई बुक करते हैं, देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस जो रियल एग्जाम में आए हुए हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आपका 16 तारीख को एग्जाम है, आप 1 तारीख आपने बुक किया है, 1 तारीख से आप सॉल्व करने लीजिए। इससे आपके पास 15 दिन होंगे आपको रियल एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अपने वीक पॉइंट को ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जैसे मेरा वीक पॉइंट था वर्बल क्वेश्चंस भागता था, ठीक है। तो मेरे को लग गया कि अगर मैं वर्बल नहीं करूँगा तो मे बी आई एम नॉट एबल टू क्लियर जीआरई। तो मैं उसमें अपना 100% देने लग गया। स्टार्टिंग में वर्बल मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मैं भले ही मैंने वोकैबुलरी 500 to 600 वर्ड्स कर लिए थे, और मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पहले कर चुका था, आरसीज मैं कर चुका था। लेकिन जो मैं रियल एग्ज़ाम में बैठा और मैंने मॉक टेस्ट देने लगा, तो मेरे को जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, वो मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे मॉक टेस्ट से क्या हुआ, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाया। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर जैसे जैसे मैं मॉक टेस्ट देने लग गया, मैंने नोटिस किया कि मेरे फर्स्ट और लास्ट मॉक टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने अपने कम से कम 12 पॉइंट मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए हैं। कैसे 12 पॉइंट? मैंने सिर्फ क्वांट में नहीं, क्वांट में मेरे तो 160, 165, 168 आराम से आ रहे थे। मैं 40 में से लगभग 90% क्वेश्चन सही कर रहा था, लेकिन मैं वर्बल में ही पीछे हट जा रहा था। मेरे 40% आंसर सही हो रहे थे, मेरे 60% आंसर से, मेरे कभी 80 to 70% मैंने कभी अपने पूरे मॉक टेस्ट में सही क्वेश्चन नहीं किए इन वर्बल। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मेरे फर्स्ट और लास्ट में मैंने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी कर ली थी। मेरे को ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, और मैं साथ ही साथ जितने भी ऑप्शन हैं उसको मैं देखता ही नहीं था। तो मैं ऑप्शन नहीं देख रहा था, उससे मेरा दिमाग में ये एक आइडिया बन जाता था कि इस फिलिप्स में कौन सा वर्ड आएगा, और जब मैं ऑप्शन देता था उस तरीके से फेमिलियर वर्ड्स मैं पुट करता था। तो मेरे इससे कम से कम, जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किया तो मेरे 30% क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, और मैं आखिरी जब मैं बीच में करने लगे मेरे 70% क्वेश्चन सॉल्व। कभी कभार मेरे 75% क्वेश्चन सॉल्व होते थे, लेकिन उसके अगले दिन मेरे 60%। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट और मोटिवेट होते रहता था। लेकिन ये एक जर्नी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट दीजिए, आप बेफिक्र दीजिए, और रियल एग्ज़ाम के तरीके मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रियल एग्ज़ाम के सिनेरियो को एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप पूरा ऐसे वोकैबुलरी आप उस सिनेरियो में एकदम ढल जाइए कि जिस दिन आपको एक रियल एग्ज़ाम देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आप ऐसे पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो ऐसे पे फोकस नहीं करते हैं, क्यों पता नहीं। वो ऐसे सोचते हैं कि आखिरी दिन ऐसे हो जाएगा। नहीं, आखिरी दिन ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको टाइपिंग स्पीड आखिरी दिन में कभी भी नहीं हो पाएगी। आपको वहाँ पर टाइप करना है 300 to 350 और 360 वर्ड्स। अब आप सोचिए खुद, आखिरी दिन में आप कैसे कर सकते हैं? कम से कम आपको 1.5-2 महीने तो लगाने पड़ेंगे ना, अगर आपको वो चीज़ में अगर आपको फिट बैठना है। तो कम से कम इतना टाइम लगाइए कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड फास्ट कर लीजिए, और टाइपिंग के साथ साथ आपको सोचना भी है। तो आप आखिरी दिन ऐसे ना छोड़िए, ठीक है। नहीं, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट यही करती है, काफ़ी लोग इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी एक चीज़ पे फोकस ना कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप प्रोबेबिलिटी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस तो आएंगे, वेरी गुड। लेकिन आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वो मत कीजिए। आते हैं, आपने पर्टिकुलर एक बेंच मार्क सेट कर लिया है कि मैं जीआरई के जितने भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस मैं उसको अच्छे से कर लूँ। आगे बढ़िए, पीएनसी स्टैट्स, ठीक है ना, वो कीजिए जिसमें आप वीक पॉइंट। वर्बल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीआरई का, तो उसको आप फोकस कीजिए। काफ़ी मैंने लोगों को देखा है, इंडियंस उनका क्वांट अच्छा रहता है, इंजीनियरिंग करते हैं उनका क्वांट अच्छा रहता है, लेकिन वो वर्बल को भूल जाते हैं कि उनको वर्बल भी निकालना है।
बिना वर्बल के आप सोच रहे हैं कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वर्बल 50% होता है, क्वांट 50% होता है। मान लीजिए आप क्वांट में आप मान लीजिए अच्छा कर रहे हैं तो आपको 50% तो मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बचा हुआ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कहाँ से मिलेगा आपको? वर्बल तो आपको करना ही पड़ेगा। भले ही आपके 40 में से 20 क्वेश्चन भी सही हुए, इमेजिन 40 में 20 क्वेश्चन भी सही हुए, और आपके क्वांट में आप क्या सोच रहे हैं सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे? नहीं, आप कम से कम 80-90% का आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आप उसको जोड़िए, दोनों को जोड़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अचीवेबल हैं मार्क्स आपके, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए वोकैबुलरी को, ठीक है। वोकैबुलरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो सोचते हैं अरे वोकैबुलरी यार कोई भी कर लेगा, आखिरी दिन में कर लेंगे, और जब 10 दिन होंगे तब कर लेंगे। नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होगा। वोकैबुलरी को पढ़ना, उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आध 2 दिन की बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, लोग महीनों लगा देते हैं हर दिन 20-20, 25-25 वर्ड लर्न करने के लिए, तो उसको रिवाइज करने में। तो एक लंबा प्रोसेस है और एक हार्ड प्रोसेस है, ठीक है, वोकैबुलरी करना। और वोकैबुलरी को पर्टिकुलर सेंटेंस में भी ऐड, उसको जब आपके पास रियल एग्जाम आएगा तो पर्टिकुलर सेंटेंस में भी नहीं बनते कभी कभार, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हो वोकैबुलरी हो गया तो आप सोच रहे सारा हम वर्बल पूरा फाड़ देंगे, नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो वोकैबुलरी कीजिए, उसको सेंटेंस में भी यूज़ करना कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों की गलती, आरसी इज़ अ हार्ड, वेरी हार्ड। तो जीआरई का आरसी है वो मान लीजिए बहुत हार्ड है, और वही स्कोरिंग चीज़ भी है, ठीक है ना। आप एक पैटर्न बनाइए अपने दिमाग में कि आरसी कैसे टैकल करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो कॉमन ही रहेंगे आरसी में, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि आप कुछ वर्ड दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि पैसेज में इस वर्ड को का मतलब क्या होगा। ये क्वेश्चन तो नॉर्मली रहता ही है। दूसरा ऑथर के बारे में होगा कि ऑथर क्या समझता है, क्यों समझता है, और अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या है। और पैसेज का क्या होगा, टाइटल या सूटेबल टाइटल बताइए, या उससे रिलेटेड हो गई। ये 3 या 2 क्वेश्चंस तो कॉमन ही रहेंगे, ठीक है ना। जब आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो आपको दिमाग में बना लीजिए कि इसका क्या हो सकता है, टाइटल क्या हो सकता है, इसकी हेडिंग क्या हो सकती है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन, आप वर्ड्स जो बनते हैं उसको एक बार अंडरलाइन कीजिए। वो क्वेश्चन में देख लीजिए कोई वर्ड का क्वेश्चन है तो उसको अंडरलाइन कीजिए कि ये वर्ड है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से पैसेज में यूज़ किया तो उस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते। तो 3 या 2 क्वेश्चंस आपके आराम से सही जाएंगे अगर आप इस तरीके से पैटर्न। और बाकी चीज़ जो है वो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द ऑथर की जो राइटिंग, उसका स्टाइल है उसको समझना पड़ेगा, ऑथर क्या कहना चाहता है उसको समझना पड़ेगा। और अगर आप रीडिंग हैबिट अच्छी करते हैं तो आपके बाकी जो क्वेश्चन करने की स्किल है, चाहे फिलअप्स है या फिर चाहे सेंटेंस कॉम्प्लीशन है या बाकी चीज़ें, वो ज़्यादा बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि आप अगर स्टोरी और लाइन समझ लेते हैं ऑथर का तो आप वर्बल तो एकदम इजी है। स्टोरी लाइन अगर नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चंस का तो वर्बल इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। इस चीज़ों को समझिए तो आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अपना जीआरई मार्क्स। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।